गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो पिछला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक वो समाप्त हो चुका था। पिछले लेक्चर में आपको उसका होमवर्क भी दे दिया गया था। आशा है कि आपने कर भी लिया होगा, नहीं करा है तो करते रहना। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे रसायनों का हम उपयोग करते हैं। जैसे रसोई घर में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए हम साबुन, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, इन सब का उपयोग करते हैं। घरों में प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियाँ, रेशों से बने हुए वस्त्र, भोजन के रूप में जितने भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं ये भी कार्बनिक पदार्थ हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि दैनिक जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप विज्ञान से प्रभावित है। प्रत्येक क्रियाकलाप में हम विज्ञान और विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनका उपयोग करते हैं। इसी से संबंधित ये चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर स्टार्ट होता है अम्ल और क्षार से। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल होता क्या है। अम्ल, इसका अर्थ, अम्ल को लैटिन भाषा में एसिडस क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में एसिडस कहा जाता है। एसिडस किससे बना हुआ है? ये शब्द बना है किससे? एसिड से। और एसिड मीन्स खट्टा। अम्ल जो है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। ठीक है। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। एसिड शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा में एक शब्द है एसिडस, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। अर्थात जितने भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है। चाहे आप नींबू का जो रस है उसका इस्तेमाल करते हो, खट्टा लगता है। संतरा भी खट्टा लगता है, दही भी खट्टा लगता है। ठीक है। तो ये जो खट्टापन है इनके अंदर, खट्टा जो स्वाद है वो किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। ओके। तो ये तो हो गया अम्ल का अर्थ। अब अम्ल की जो परिभाषा है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी। आर्रेनियस ने हाइड्रोजन आयन के आधार पर दी। ब्रांस्टेड लोरी ने प्रोटॉन के आधार पर दी। प्रोटॉन होता है ना परमाणु के अंदर, नाभिक में पाया जाता है, धनावेशित कण। लुईस ने किस आधार पर दी? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो हम तीनों संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आर्नियस संकल्पना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आर्नियस संकल्पना क्या कहती है, उसके अनुसार अम्ल क्या है, यह हम देखने जा रहे हैं। अम्ल व क्षार की आर्रेनियस संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार
अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यह है आर्नियस संकल्पना। अर्थात आर्नियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल क्या है, वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको तो कहा जाता है अम्ल। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें कहा जाता है क्षार। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AQ लगा देंगे। AQ का मतलब जलीय विलयन होता है। AQ मीन्स एक्वस, AQ मीन्स एक्वस यानी कि जलीय विलयन। जलीय विलयन के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, AQ। ये बताया था रासायनिक समीकरण में कि जब ठोस होता है तो उसके लिए S लगा देते हैं, सॉलिड द्रव होता है तो L लगा देते हैं, लिक्विड गैस होता है तो G लगा देते हैं, गैस, और जलीय विलयन होता है तो AQ लगा देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जल में घोला, जल में घोलने से यह आयनों में विभक्त हो जाएगा, H+ Cl-। तो यहां देखा आपने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन दिया इसने, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्ल। सेकंड, जैसे HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है ये एक्वस H+ और NO3-, एक्वस एक्वस। तो यहां पर हमने ये देखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे HNO3 हो, जब उनको हम जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। तो H+ आयन देने वाले जो पदार्थ हैं वो ही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, आर्नियस संकल्पना के अनुसार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम क्षार का देखते हैं। आर्नियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH-। देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए, क्षार कौन से आयन देते हैं, OH-। अब हमने जैसे एक पदार्थ लिया NaOH, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वेल नोन यौगिक है ये NaOH, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो किस में डिवाइड हो जाएगा, ये Na+ OH-, एक्वस Na+ OH-। तो यहां पर बच्चों आप देखो, NaOH को जल में घोला, कौन सा आयन बनाया इसने, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन बनाए। तो NaOH क्या है, एक क्षार है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे KOH, इसको भी जल में घोला, किसमें डिवाइड हो गया, K+ OH-।
तो यहाँ पर भी OH माइनस बन रहा है, यहाँ पर भी OH माइनस बन रहा है, इसलिए ये भी क्षार है और ये भी क्या है, क्षार है। तो ये हुई आम्लीय संकल्पना। अर्थात जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है। अब हम दूसरी संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी संकल्पना है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। इसने प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना क्या है। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन के लिए आप पी शब्द यूज कर सकते हो। आप जानते हो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश, तो P प्लस भी लिख सकते हो आप इसको। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं तथा क्षार क्या है, क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, त्याग, ध्यान रखना, यानी कि ये प्रोटॉन देते हैं। और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन को लेते हैं। संकेत रूप में हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे एक कोई यौगिक है Ha, दूसरा यौगिक है B, ये इसको H दे देगा, H मीन्स प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा क्या, A बच जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा Hb। क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन का कौन सा आवेश होता है, प्लस, तो यह प्लस आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन ग्राही है, तो यहां पर ये तो अम्ल हो गया, ये हो गया क्षार। जिसने प्रोटॉन का त्याग करा है वो अम्ल, और जिसने प्रोटॉन ग्रहण करा है वो क्षार। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे कि अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता। क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही। ये होगी आपकी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना का शॉर्ट रूप। प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। अब देखिए उदाहरण 1, जल NH2, अमोनिया NH3। अब आपको पता होना चाहिए जल जो है, जल को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं खोल करके, HOH। इसने ये जो H है
ये इसको दे दिया H प्लस। H प्लस आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसने H प्लस आयन इसको दे दिया, क्या हुआ, NH4 प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, H3 और H यहाँ पर प्लस हो जाएगा, H4 और प्लस जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, NH4 हो गया। यहां से जब H चला गया तो क्या बच जाएगा, OH। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन दिया है वो किसने दिया है, इसने। ये तो हो गया अम्ल, ये हो गया अमोनिया क्या, क्षार। ठीक है, ये अम्ल ये क्षार। और एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2, इनकी जब आपस में क्रिया करवाई जाएगी तो यहां से ये इसको प्रोटॉन दे देगा H प्लस या प्रोटॉन। तो जब ये H यहां से यहां पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, H3O, और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस। अब यहां से चूंकि H चला गया तो क्या बच जाएगा, Cl माइनस। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने प्रोटॉन त्यागा है तो ये तो हो जाएगा अम्ल, इसने ग्रहण करा है तो ये हो जाएगा क्या, क्षार। इस तरह से हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना ये कहती है कि जो पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन दाता है, वो अम्ल होंगे, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, ग्राही है, वो क्षार होंगे। यहाँ पर H2O ने प्रोटॉन त्यागा है इसलिए ये अम्ल है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने प्रोटॉन त्यागा है तो ये अम्ल है। ठीक है, इस तरह से हम अम्ल और क्षार को परिभाषित करते हैं। तो आज हमने दो संकल्पनाएं पढ़ी, आर्नियस संकल्पना और ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। इनको आप ध्यान से देखोगे और कुछ एग्जाम्पल, इसके जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है बुक में से देखोगे। ठीक है, तो आज इतना ही कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।